11th क्लास हम लोग का जो लेसन चल रहा है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, उसमें मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में 3 डेफिनेशन समझाई थी, मीटर, किलोग्राम और सेकंड की, और वो डेफिनेशन आपको नोटबुक में नोट करनी है। उसके बाद जो आगे की डेफिनेशन है वो है हमारी एम्पियर, कि 1 एम्पियर क्या होता है ना। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। इसका मतलब क्या है, हमने ये 2 तार लिए जो क्या है अनंत लंबाई के हैं और एक दूसरे से निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो 1 एम्पियर क्या धारा होगी, 1 एम्पियर निर्वात में स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के तारों के बीच, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है, उसमें बहने वाली वह धारा है जो तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मतलब अगर हम 2 तार रखें जो अनंत लंबाई के हों और उनके बीच की दूरी अगर 1 मीटर है और इस तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच में अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इन तारों में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसके बाद इसी प्रकार से केल्विन की परिभाषा बच्चों क्या होती है कि 1 केल्विन, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1 केल्विन जल के ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16वां भाग है। ठीक, 1 केल्विन क्या है, जल के ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है उसका 1/273.16वां भाग है। ठीक, अभी ट्रिपल पॉइंट बच्चों क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट देखो, प्रत्येक पदार्थ ठोस, द्रव या गैस, इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है ना। तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जल, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में एक साथ रह सकता है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक, तो जल के जिस टेम्परेचर पर हमको ये जहाँ पर ये जल तीनों अवस्था में एक साथ रह सकता है, उसके टेम्परेचर का 1/273.16वां भाग क्या कहलाता है, 1 केल्विन कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद कैंडेला क्या होती है। कैंडेला क्या है, यदि 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाला प्रकाश स्रोत किसी निश्चित दिशा में 1/683 वाट प्रति रेडियन की तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में उस स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला होगी। ठीक, इसका मतलब क्या है कि हमने एक प्रकाश स्रोत लिया
जो 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज़ आवृत्ति का जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी वाले प्रकाश स्रोत से अगर किसी निश्चित दिशा में 1/683 वॉट प्रति रेडियन की तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित होता है ना। हमने ऐसा प्रकाश स्रोत लिया जिसकी आवृत्ति हमारी 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज़ है और एक निश्चित दिशा में वो पर रेडियन 1/683 वॉट की तीव्रता का प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उस दिशा में उस स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडला होगी। ये कैंडला की परिभाषा होगी बच्चों। अब इसके बाद आता है मोल। मोल की परिभाषा क्या होगी? मोल किसे कहते हैं? मोल पदार्थ की वह मात्रा में है जिसमें उतने ही मूल अवयव, यानी कि उसके अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, कण, उतने ही मूल अवयव होते हैं जितने की 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक है। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अवयवों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक। इसकी परिभाषा आप लोग क्या लिखोगे बच्चों कि एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अवयवों की संख्या, जिसमें ये डेफिनेशन मैं यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ आगे, जिसमें अवयवों की संख्या, जिसमें अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। परमाणुओं की संख्या के बराबर है। ठीक। तो एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें अवयवों की संख्या, अवयव यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु, परमाणु, ये सभी अवयव हैं। ठीक। तो अवयवों की संख्या किसके बराबर होगी? कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर होगी। अब ये तो आपके सारे हो गए मूल मात्रक। आपके 7 मूल मात्रक हैं। ऐसे सिस्टम ने आपने 7 मूल मात्रक पढ़े। पहला आपने पढ़ा किलोग्राम, फिर उसके बाद लंबाई पढ़ा, मीटर पढ़ा, फिर सेकंड पढ़ा, फिर एम्पियर पढ़ा, केल्विन पढ़ा, कैंडेला पढ़ा और मोल पढ़ा। ठीक। जो आपका किलोग्राम है वो किसका मात्रक है बच्चों? द्रव्यमान का मात्रक है। मीटर लंबाई का मात्रक है। सेकंड समय का मात्रक है। एम्पियर धारा का मात्रक है। केल्विन ताप का मात्रक है। कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। और मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता भी चुकी हूँ। ठीक। इसके अलावा 2 हमारे सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, पूरक मात्रक भी होते हैं। वो है हमारे रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक। जो रेडियन होता है वो कोण का मात्रक होता है और जो स्टेरेडियन होता है वो घन कोण का मात्रक होता है। ठीक। अब ये कोण का मात्रक, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रेडियन की डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि एक रेडियन वृत्त की एक रेडियन की परिभाषा आप लोग बच्चों यहाँ पर क्या लिखोगे? एक रेडियन, मैं यहाँ समझा रही हूँ, एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर की चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है। इसका मतलब क्या है? मान लो हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया।
ठीक, ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है। ठीक, अब हमने यहाँ पर एक चाप काटा, इस चाप की जो लंबाई है वो हमने वृत्त के केंद्र आर के बराबर ले ली। तो इस चाप के द्वारा इस केंद्र पर ये जो कोण बनेगा, ये कोण हमारा क्या होगा, ये कोण हमारा 1 रेडियन होगा। ठीक, यही 1 रेडियन की परिभाषा है कि 1 रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है। ठीक, अब आता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन किसका मात्रक है, घन कोण का मात्रक है। स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होगी कि एक स्टेरेडियन वह घन कोण है, वह घन कोण है जो गोले के उस पृष्ठ द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, बराबर होता है गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर अंतरित होता है। ठीक, अब इसको समझाएंगे कैसे। देखो, ये हमने मान लिया बच्चों कि ये मेरा एक कोई गोला है, ये डायमेंशनल कोई सरफेस है, इसका मैंने एक छोटा सा ये पार्ट लिया। ठीक, और इस छोटे से पार्ट का जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या के वर्ग के बराबर है। ये केंद्र है, केंद्र से इसके केंद्र से यहाँ तक को मिलाने वाली ये दूरी, ये इसकी हमने मान ली त्रिज्या। ठीक, तो इस गोले के पृष्ठ द्वारा इस केंद्र पर ये जो कोण बना है ये 1 स्टेरेडियन के बराबर होगा अगर गोले के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। ठीक, ये डेफिनेशन मैंने बताई है कि 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के उस पृष्ठ के भाग के द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित होता है। तो इस भाग के द्वारा गोले पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 1 स्टेरेडियन होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद बच्चों जो लंबाई जो हम मापते हैं, लंबाई का मापन की कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट प्रोसेस भी है। जो अब जैसे कि लंबाई तो आपके अणुओं का आकार भी नाप सकते हैं, परमाणुओं का आकार भी नाप सकते हैं, तो छोटी छोटी दूरियां हो गई है ना। लेकिन जैसे मान लो अगर आपको 2 ग्रहों के बीच की दूरी नापनी है तो ये हमारी बड़ी दूरियां होंगी, तारों के बीच की दूरी नापनी है। तो कुछ डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट मेथड होते हैं जिनसे हम इन दूरियों को नाप सकते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं आप लोग को डायरेक्ट मेथड बताने जा रही हूँ। डायरेक्ट मेथड में क्या है, पहले हम जैसे कि आप लोग नापते, सबसे पहला जो नापने वाला यंत्र है जिसको कॉमनली यूज़ किया जाता है वो है हमारा मीटर स्केल। आप लोगों ने देखा होगा मीटर स्केल का जो अल्पतमांक है वो कितना होता है, 1 मिलीमीटर, है ना। हम 1 मिलीमीटर से छोटी डिस्टेंस स्केल से नहीं नाप सकते, है ना। तो कुछ मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक की दूरी को आप मीटर स्केल से नाप सकते हो। आप 5 मीटर लंबे का कपड़ा नाप सकते हो, 4 मीटर लंबे का कपड़ा नाप सकते हो, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये सारी दूरी आप किससे नाप सकते हो, मीटर स्केल से नाप सकते हो। ठीक, लेकिन जो 1 मिलीमीटर से छोटी दूरियां हैं, यानी कि 1 मिलीमीटर से 10⁻⁻5 मीटर तक की जो दूरियां होती हैं, इनको नापने के लिए हम या तो वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं, या स्क्रू गेज यूज़ करते हैं, या स्फेरोमीटर यूज़ करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं गोली मापी। अब वर्नियर कैलिपर्स बच्चों क्या होता है, जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। वर्नियर कैलिपर्स के 2 स्केल होते हैं, एक होता है इसका मेन स्केल और एक होता है इसका वर्नियर स्केल। ये बच्चों वर्नियर कैलिपर्स है हमारा, आप लोग के प्रैक्टिकल में है भी। इस वर्नियर कैलिपर्स में आप देख सकते हो कि ये जो लंबा सा स्केल होता है ये हमारा मेन स्केल होता है, और इस पर जो ये जो लाइनें बनी हैं ये हमारा वर्नियर स्केल होता है। ठीक, अभी जो मेन स्केल है वो हमारे स्केल की तरह है, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के बीच में अगर आप गिनो तो 10 खाने हैं, और हमारे स्केल पर भी 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 खाने होते हैं। यानी कि इसका जो सबसे छोटा खाना है, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापें, सबसे छोटे खाने की वैल्यू कितनी है? 1 मिलीमीटर। ठीक। और ये जो वर्नियर पैमाना होता है, इस पर हमारी 10 लाइनें होती हैं। तो वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या कितनी होती है? 10। तो इसका सिद्धांत क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है? अल्पतमांक क्या होता है बच्चों? अल्पतमांक वह छोटी से छोटी दूरी होती है जिसे हम किसी यंत्र द्वारा यथार्थतापूर्वक नाप सकें। मतलब जिसको आप एक्यूरेटली मेज़र कर सको, उस छोटी से छोटी दूरी को हम क्या कहते हैं? अल्पतमांक कहते हैं। तो जो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा मुख्य पैमाने के एक खाने का मान बटे वर्नियर पैमानों पर कुल खानों की संख्या। और अभी मैंने बताया कि जो एक खाने का मान है वो हमारा कितना है? 1 मिलीमीटर। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो एक छोटे खाने का मान है वो हमारा 1 मिलीमीटर है, और कुल खानों की संख्या कितनी है? 10। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। तो जगह 1 मिलीमीटर अपॉन 10 यानी कि 0.1 मिलीमीटर, और इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 10 से डिवाइड करोगे तो जगह 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक है वो 0.01 सेंटीमीटर है। इसको आप प्रैक्टिकल में भी यूज़ करेंगे इस वैल्यू में। ठीक। अब इसके बाद इसकी यूजेस क्या क्या है? इससे हम अगर कोई खोखला बेलन आपको दिया है तो उसका आप आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास निकाल सकते हो। मान लो आपके पास अगर ये कॉनिकल शेप का कोई फ्लास्क है, या आपके पास कोई जार दिया हुआ है बेलन की शेप का, और आपसे कहा जाए कि आप इसका आंतरिक व्यास निकालिए और बाह्य व्यास निकालिए, तो या इसकी गहराई निकालिए, तो हम क्या कर सकते हैं? हम वर्नियर कैलिपर से निकाल सकते हैं इसकी गहराई भी, और इसका आंतरिक और बाह्य व्यास भी निकाल। अगर मान लो कि गोला दिया जाए या सिक्का ही दिया जाए और कहा जाए कि इस सिक्के का व्यास निकालिए, तो आप वर्नियर कैलिपर से निकाल सकते हो। अगर कोई ठोस गोला दे दिया जाए और कहा जाए इसका व्यास निकालिए, त्रिज्या निकालिए, तो आप वर्नियर कैलिपर से निकाल सकते हो। अगर मान लो कि पतली प्लेट है, इसकी मोटाई निकालनी, तो आप वर्नियर कैलिपर से निकाल सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम वर्नियर कैलिपर से निकाल सकते हैं। ठीक। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा स्क्रू गेज। स्क्रू गेज क्या होता है? स्क्रू गेज हमारा पेंच के सिद्धांत पर काम करता है। पेंच का सिद्धांत क्या है? कि जो पेंच का घूर्णन है वो पेंच द्वारा चली गई रैखिक दूरी के अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप घुमाओगे पेंच उतना ही ज़्यादा रैखिक दूरी चलेगा। आप लोगों ने बच्चों पेचकस देखा है? ये समझ लो पेन पेचकस की तरह है। तो जितना आप इसको घुमाएंगे उतना ही दूरी ये आगे की तरफ बढ़ेगा। कम घुमाओगे तो कम दूरी चलेगा, है ना। तो ये हमारा पेंच का सिद्धांत होता है कि जितना पेंच का घूर्णन ज़्यादा होगा, पेंच द्वारा चली गई रैखिक दूरी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब मैं आप लोगों को जो स्क्रू गेज है उसका पिक्चर दिखाने जा रही हूँ। स्क्रू गेज में भी 2 स्केल होते हैं बच्चों। ये हमारा क्या है? स्क्रू गेज है, आप लोग देख सकते हो। इसमें भी हमारे 2 स्केल होते हैं। ये हमारा मेन स्केल होता है और ये हमारा गोली पैमाना होता है। ठीक। जैसे कि आपका ये पेन लगभग इसी तरीके से होता है। यहाँ पर आपके मार्क बने होते हैं, ये गोली पैमाना होता है। यहाँ एक डिबरी होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि इस डिबरी से हम इस सर्कुलर स्केल को इस मेन स्केल पर आगे पीछे कर सकते हैं। सेम यही चीज़ है लगभग। ठीक। तो जब आप इस डिबरी को घुमाते हो तो पेच पीछे जाता है और आगे जाता है। अब आपका जो मेन स्केल है इसमें आप देख सकते हो 0 से 5 के बीच में कितनी लाइन बनी है? 5। यानी कि एक छोटे खाने का मान कितना होगा? 1 मिलीमीटर। ठीक है। तो मुख्य पैमाने की जो एक खाने का मान है वो हमारा 1 मिलीमीटर हो गया। अब इसमें जो अल्पतमांक की परिभाषा है वो हमारी क्या है? पेच का चूड़ी अंतराल बटे वृत्तीय पैमाने पर कुल खानों की संख्या। अब ये चूड़ी अंतराल क्या होता है बच्चों? अगर इस डिबरी को हम एक चक्कर घुमाएं, एक चक्कर कैसे निकालोगे? मान लो इसके सामने अगर यहाँ 0 है। ठीक। अब इस डिबरी को इतना घुमाओ कि फिर से घुमाने के बाद ये 0 पर आ जाए। तो आप ये देखोगे कि एक चक्कर घुमाने में ये जो गोल पैमाना है ये खाली यहाँ से यहाँ तक खाली 1 मिलीमीटर की दूरी तय करता है। तो इसी को हम बोलते हैं चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल क्या होता है कि पेच को एक चक्कर घुमाने में पेच द्वारा चली गई रैखिक दूरी, पेच द्वारा इस मेन स्केल के पर चली गई रैखिक दूरी क्या कहलाती है? इसका पिच या चूड़ी अंतराल कहलाती है। तो चूड़ी अंतराल अभी आपने देखा कि जब हमने इसको 0 से 0 एक चक्कर घुमाया तो ये खाली यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक खाली 1 मिलीमीटर डिस्टेंस चला, और इस पर जो कुल खानों की संख्या होती है वो होती है 100।
ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चूड़ी अंतराल हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 मिलीमीटर अपॉन 100। ठीक, तो यही मैंने यहाँ किया है, ये हमारा हो जाएगा 1 मिलीमीटर अपॉन 100, डिवाइड करोगे तो 0.01 मिलीमीटर यानी कि 0.001 सेंटीमीटर। ठीक, ये सारे याद करना क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी है, प्रैक्टिकल में भी है। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा है गोलीय मापी। अच्छा, ये किस काम में आता है, स्क्रू गेज। जो तार होते हैं हमारे, जो वायर्स होते हैं, उनका व्यास ज्ञात करने के काम में आता है, पतली चादरों की मोटाई ज्ञात करने के काम में आता है। अब आता है हमारा स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर क्या होता है, स्फेरोमीटर में ही बच्चों हमारे 2 स्केल होते हैं, एक हमारा था मुख्य पैमाना और एक होता है हमारा गोली पैमाना। जैसे कि पिक्चर आपको दिखाने जा रही हूँ, ये स्फेरोमीटर की पिक्चर है। ठीक, ये हमारा होता है मेन स्केल और ये हमारा होता है गोली स्केल। इस गोली स्केल पर भी देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो 90 लिखा है और उसके बाद आ गया 100, यानी कि इस गोली पैमाने पर जो कुल खानों की संख्या वो कितनी होती है, वो भी 100 होती है। और जो मेन स्केल है इस पर 0 से लेके 10 तक है और 0 से लेके 5 के बीच में 5 लाइन है, यानी कि इस एक छोटे खाने का मान कितना हो गया, 1 मिलीमीटर। ठीक, इसमें भी ये भी पेज के सिद्धांत पर काम करता है। वही सिद्धांत है कि एक चक्कर घुमाने में ये जो हमारा गोल पैमाना जितनी रैखिक दूरी तय करेगा वो कितनी करेगा, 1 मिलीमीटर। तो इसमें भी वही चीज़ होगी हमारी स्क्रू गेज की तरह, यूँ जाएगा हमारा 1 मिलीमीटर बटे कुल खानों की संख्या हमारी 100 थी, तो यानी कि 0.01 मिलीमीटर या कह सकते हैं आप 0.001 सेंटीमीटर। जो गोली मापनी है ये किस काम में आता है, मुझे जैसे वॉच ग्लास है, लेंस है, उनकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने में। ठीक है, वॉच ग्लास तथा लेंस आदि की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने में इसका यूज़ किया जाता है। और इसका पॉइंट क्या है, प्लेटों की मोटाई ज्ञात करने में इसका यूज़ है। प्लेटों की मोटाई भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारा 1 मिलीमीटर से 10⁻⁻5 मिलीमीटर की दूरी हम कैसे नापते हैं। अब इसके बाद 10⁻5 मीटर से कम दूरियां, है ना। अगर मुझे तीसरा पॉइंट आपका क्या था कि 10⁻5 मीटर से कम दूरियां, इनको आप कैसे नापोगे। इनको नापने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का इसका यूज़ करते हैं। सूक्ष्मदर्शी का, जो आपके कीटाणु होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो उनको यूज़ करने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करते हैं। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रॉन, इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी भी है। सूक्ष्मदर्शी में जिसमें आप इलेक्ट्रॉन की बीम को देखो, जो नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इन दोनों का ही यूज़ किया जाता है। जो नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी है या इसको हम बोलते हैं प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी, है ना, इसमें लाइट का यूज़ किया जाता है। आपकी जो विजिबल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश होता है, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम का यूज़ किया जाता है। ठीक, और इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है ये लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होती है, जो आप इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करते हो। इसलिए आप इससे छोटे से छोटे आकार को भी आसानी से देख सकते हो। और इसकी जो क्षमता होती है वो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की जो अपेक्षा होती है लगभग 5000 गुना ज़्यादा होती है, 5000-6000 गुना ज़्यादा होती है। तो बहुत छोटे छोटे आकार की अगर कणों को या पार्टिकल्स को आपको देखना है तो आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और जो प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी है, उस जो नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं, जो माइक्रोस्कोप होते हैं, उनका आप ज़्यादातर लाइट में जो देखते हो तो उसमें हम लाइट का यूज़ करते हैं, दृश्य प्रकाश का यूज़ करते हैं। और जो दृश्य प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है वो आपकी लगभग होती है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक, तो इससे हम लगभग 10⁻⁻6 मीटर के ऑर्डर के कणों को देख सकते हैं। वो कण जिनका ऑर्डर 10⁻लगभग -6 मीटर का है, तो उन कणों को आप प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी देख सकते हो। और उससे अगर और छोटे को देखना है तो आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर सकते हो। तो ये हमारी लंबाई नापने की क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड। इसके बाद इनडायरेक्ट मेथड जो है उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।